हाय एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार की एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट मिथिला यूनिवर्सिटी से डिग्री पार्ट 1 का एग्जामिनेशंस देने वाले हैं और जिस स्टूडेंट का सब्सिडरी या फिर जनरल पेपर में हिस्ट्री सब्जेक्ट है, तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज के इस क्लास में हिस्ट्री के लिए मैं आपको 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। और ये 20 क्वेश्चन ही नहीं है, हर प्रश्न के साथ मैं आपको लगभग 4 से 5 कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेटेड फैक्ट्स बताऊंगा, जहां से आपके पेपर में क्वेश्चन बन सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब संभवतः जो है आपको आज के इस क्लास में 100 प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्लासेस लंबी हो सकती है, आप लोग पूरे सेशन को ध्यान से देखिए, क्योंकि हर प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको क्लासेस हेल्पफुल लगती है तो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक नहीं किया हो तो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करके बताना कि आपको क्लासेस कैसी लगी, और अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आप लोग शेयर करने में बड़ा कंजूसी करते हो यार, बहुत मेहनत लगती है, हर क्लास के पीछे कहीं ना कहीं काफी मेहनत होता है, इस तब जाकर ये क्लासेस मैं आपके लिए ले पाता हूं। इसलिए भाई साहब क्या कीजिए, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारी मेहनत जो है ये रंग ला सके। ठीक है, आपके सपोर्ट की बेहद आवश्यकता है हमारे क्लासेस को, आपके इस परिवार को, तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही हर एक क्लासेस जो है, हर एक इंपॉर्टेंट क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड करता रहूंगा। आइए हम लोग क्लास को आगाज करते हैं और बारी बारी से प्रश्नों को देखते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न की अगर बात कर लिया जाए तो पहला नंबर प्रश्न आपका कहता है कि हड़प्पा जो है यह किस नदी के किनारे बसा हुआ था। देखिए, यह प्रश्न 2021 में पूछा गया है। और अगर बात कर लिया जाए हड़प्पा की, किसकी बात कर लिया जाए हड़प्पा की, तो आप कहोगे सर हड़प्पा जो है आपका रावी नदी के तट पर स्थित है या रावी नदी के किनारे स्थित है। अब यहां पर बात होती है किसकी, हड़प्पा सभ्यता की। आपसे पूछ लिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता का जो स्थापना होता है भाई साहब, हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है यह कब होती है, तो भाई साहब यह 1921 ईस्वी में होता है। और इसके खोजकर्ताओं का श्रेय किसे जाता है, तो आप कहोगे सर इसके खोजकर्ताओं का श्रेय जो है यह दयाराम सहनी को जाता है। किसको जाता है, दयाराम सहनी को जाता है। और इस सभ्यता का प्रथम उत्खनन जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो आप कहोगे सर प्रथम उत्खनन जो है यह भी किसके द्वारा, तो दयाराम सहनी के द्वारा ही किया जाता है। चलिए आगे बात करेंगे। यहां से प्रश्न बन सकता है, क्या प्रश्न बन सकता है, आपसे पूछ लिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता को जो है सिंधु सभ्यता का नाम किसके द्वारा दिया गया। ये चीजें याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम किसके द्वारा दिया गया, तो आप कहोगे सर जॉन मार्शल के द्वारा जो है, जॉन मार्शल के द्वारा हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया गया। आगे बात करेंगे, आपसे पूछ लिया जाए कि आपका जो हड़प्पा सभ्यता है यह किस युग से संबंधित है, तो आप कहोगे सर हड़प्पा सभ्यता जो है यह कांस्य युग से संबंधित है। किस युग से संबंधित है, कांस्य युग से संबंधित है। आगे बात किया जाए सिंधु सभ्यता की, किसकी बात किया जाए, सिंधु सभ्यता की अगर बात किया जाए तो आप कहोगे, अगर पूछ लिया जाए कि सिंधु सभ्यता जो है यह किस युग से संबंधित है, तो आप कहोगे सर सिंधु सभ्यता जो है यह आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। किससे संबंधित है, आद्य ऐतिहासिक युग से आपका जो है सिंधु सभ्यता क्या हो जाएगा, संबंधित हो जाएगा। फिर अगर मैं आपसे पूछ लूं, बताइए कि अगर मैं पूछ लूं आपसे कि सिंधु सभ्यता जो है, ठीक है, सिंधु सभ्यता जो है या फिर कहा जाए हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, क्या पूछा जाए आपसे कि हड़प्पा सभ्यता जो है इसके खोजों की जानकारी कैसे मिलती है, तो हड़प्पा सभ्यता जो है इसकी जानकारी भाई साहब किससे मिलती है, तो आप कहोगे सर पुरातात्विक खनन से मिलती है। किससे मिलती है, पुरातात्विक खनन से जो है किसकी जानकारी मिलती है, तो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मिलती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। आगे बात करेंगे, आपका अगला प्रश्न क्या कहता है। देखिए, आपका अगला प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कहता है ऋग वैदिक काल की क्या तिथि है। तो अगर मैं बात करूं ऋग वैदिक काल की, ऋग वैदिक काल को किस नाम से जाना जाता है, तो आप कहोगे सर ऋग वैदिक काल जो है ना यह सबसे प्रारंभिक वैदिक काल के रूप में जाना जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे प्रारंभिक वैदिक काल के रूप में किसे जाना जाता है, तो प्रारंभिक वैदिक काल जो है भाई साहब ये आपको ऋग वैदिक काल को कहा जाता है। अब आपसे पूछा गया कि ऋग वैदिक काल जो है इसकी तिथि क्या थी, यानी कि ऋग वैदिक काल की अवधि क्या थी, तो आप कहोगे सर इसकी जो अवधि थी यह 1500 से 1000 ईसा पूर्व मानी जाती है। क्या मानी जाती है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व जो है आपका ऋग वैदिक काल माना जाता है। अब आइए बात करते हैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। यहां पर बात हो रही है वेद की, किसकी बात हो रही है, वेद की अगर बात हो रही है तो आपसे पूछा जा सकता है कि वेदों की कुल संख्या कितनी है, तो 4 है। अगर पूछे भाई साहब सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आप कहोगे सबसे प्राचीन वेद जो माना जाता है वह ऋग्वेद को माना जाता है। और कहा जाए आपसे कि सबसे नवीनतम वेद किसको माना जाता है, तो आप कहोगे सर सबसे नवीनतम वेद यानी कि सबसे निकटतम यानी कि सबसे कम दिनों वाला वेद जो है वह किसको माना जाता है, तो अथर्व वेद को माना जाता है। अब बात कर लिया जाए ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में देखिए, ऋग्वेद में आपसे पूछा जाएगा किसका संग्रह है, तो आप कहोगे ऋग्वेद में जो है ऋचाओं या फिर मंत्रों का संग्रह है। किसका, ऋचाओं या फिर कहा जाए तो मंत्रों का
संग्रह है। वहीं पर आपसे पूछ लिया जाए अथर्ववेद जो है किससे संबंधित है, तो भाई साहब अथर्ववेद जो कि आपका जादू टोना से संबंधित है। किससे संबंधित है? जादू टोना कहिए या फिर अंधविश्वास कहिए, इससे आपका जो है अथर्ववेद संबंधित है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग। अगर पूछ लिया जाए ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में अगर आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद में जो है कुल कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद में आपसे पूछा जा सकता है कुल कितने मंडल हैं, तो आप कहोगे ऋग्वेद में 10 मंडल है। वहीं पर पूछा जा सकता है कि इसमें सूक्तों की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे सर ऋग्वेद में सूक्तों की जो संख्या है वह 1028 सूक्त है। वहीं पर पूछ लिया जाए कि ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या या फिर मेरे भाई कहा जाए तो मंत्रों की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे सर ऋग्वेद में मंत्रों की जो संख्या है ना वह 10,462 है। कितना है? 10,462 है किसकी? तो मंत्रों की संख्या है। ये सारी चीजों को आपको याद रखना है। चलिए यहां से एक प्रश्न बन जाता है जो कि सबसे सुंदर प्रश्न है। आपको पूछा जाए कि ये जो चारों वेद है ना, ये जो चारों वेद है भाई साहब, इस चारों वेदों को क्या कहा जाता है? इस चारों वेद का जो संग्रह है, इस चारों वेद को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग संहिता के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? इस चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। इस चीज को आपको याद रखना है। आगे प्रश्न यहां से बन सकता है कि वेदांगों की संख्या कितनी है। क्या पूछा जा सकता है कि वेदांगों की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे सर वेदांगों की संख्या, तो वेदांगों की संख्या कुल 6 है। और इस टाइप के प्रश्न आपसे पक्का पूछा जाएगा, आपको जरूर याद रखना है। देखिए अगर मैं आपसे पूछ दूं, बताइए कि ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है, आप फटाफट से कमेंट करके बता दो कि ऋग्वेद का वो कौन सा मंडल है भाई साहब जिसमें पुरुष सूक्त का वर्णन है। आइए आगे बात करते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या कहता है, तो आपका अगला प्रश्न कहता है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है। किसकी संख्या पूछी जा रही है? उपनिषदों की संख्या। तो आप कहोगे सर उपनिषद की जो संख्या है यह कितना है, तो टोटल 108 उपनिषद हैं। अब बात हो रही है यहां पर उपनिषद की, थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए उपनिषद की जगह पुराण की संख्या, किसकी संख्या पूछ लिया जाए? पुराण की संख्या, तो आप कहोगे सर पुराण की संख्या, तो पुराण की संख्या 18 होती है। कितनी होती है? पुराण की संख्या कितनी होती है? 18। इस चीज को आपको याद रखना है। अगर मैं आपसे पूछूं बताइए विष्णु पुराण जो है, अगर क्या पूछूं आपसे कि विष्णु पुराण का संबंध जो है, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है, तो आप कहोगे सर विष्णु पुराण जो है यह मौर्य वंश से संबंधित है। किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से आपका विष्णु पुराण संबंधित हो जाता है। वहीं पर मैं अगर आपसे पूछ लूं कि भाई साहब बताइए गुप्त वंश से कौन सा जो पुराण है, गुप्त वंश से कौन सा पुराण संबंधित है, तो आप कहोगे वायु पुराण जो है ना, वायु पुराण जो है यह किस वंश से संबंधित है, तो आपका गुप्त वंश से संबंधित है। इस चीजों को आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करेंगे। आपका अगला प्रश्न क्या कहता है? देखो भाई साहब आपका अगला प्रश्न क्या कहता है, तो क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में कुरु और पंचाल की राजधानी कहाँ थी। तो अगर देखिए यहाँ पर दो प्रश्न है, एक तो आपका कुरु की राजधानी पूछी जा सकती है अलग करके, एक पंचाल की राजधानी पूछी जा सकती है। अगर आपसे कुरु की राजधानी पूछी जाती है तो आप कहोगे हस्तिनापुर। क्या कहोगे? हस्तिनापुर कहोगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए पंचाल की राजधानी तो आप कहोगे काम्पिल्य है। ठीक है, लेकिन दोनों का यहाँ पर साथ में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर जो है सम्मिलित राजधानी की बात किया जाए तो सम्मिलित राजधानी यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, तो सर सम्मिलित राजधानी इसका हस्तिनापुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हस्तिनापुर हो जाएगा। अब बात हो रही है उत्तर वैदिक काल की, तो जरा ध्यान से समझिएगा। आपसे अगर पूछा जाए कि उत्तर वैदिक काल में जो है, क्या पूछा जा सकता है कि उत्तर वैदिक काल में जो है आर्यों के संस्कृति का केंद्र किसे माना जाता है, तो आर्यों के संस्कृति का केंद्र अगर आपसे पूछा जाए, नोट करिएगा, आर्यों के संस्कृति का जो केंद्र है भाई साहब उत्तर वैदिक काल में वह कहां पर है, तो आप कहोगे सर दोआब में। कहां पर है? दोआब में, जो कि क्या कहते हैं, तो गंगा यमुना के दोआब में है। चलिए आगे बात किया जाए तो अगला यहां से प्रश्न बन सकता है कि उत्तर वैदिक काल जो है, इस उत्तर वैदिक काल को किसके नाम से जाना जाता है, तो आप कहोगे सर उत्तर वैदिक काल को ब्राह्मण युग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? ब्राह्मण युग के नाम से किसको जाना जाता है, तो उत्तर वैदिक काल को जाना जाता है। इस चीज को आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि वैदिक काल में जो है, क्या पूछा जा सकता है कि वैदिक काल में जो है भारत का नाम, ठीक है, वैदिक काल में भारत का क्या नाम था, तो आप कहोगे सर वैदिक काल में भारत का नाम था आर्यवर्त। क्या नाम था? आर्यवर्त, जो कि भारत का नाम था वैदिक काल में। चलिए आगे बात करेंगे। आपका अगला प्रश्न क्या कहता है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। आपका अगला प्रश्न जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां से एक प्रश्न पक्के कर लो। ठीक है, स्टार लगाओ, एक प्रश्न पक्का कर लो। आपसे पूछा गया है यहां पर क्वेश्चन कहता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो बात किया जाए जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर की, तो भाई साहब सबसे पहले तो ये जान लो कि जैन धर्म में तीर्थंकरों की संख्या कितनी हुई। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर। सबसे अंतिम की बात कर लिया जाए, जो कि आपसे सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, सबसे अंतिम
अंतिम जो था भाई साहब आपका 24वें नंबर का महावीर स्वामी था। कौन था? महावीर स्वामी था। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि भाई साहब बताइए ये 24वें तो हो गए, 23वें नंबर के कौन थे, आपसे पूछ लिया जा सकता है 23वें नंबर के कौन थे, तो आप कहोगे सर 23वें नंबर का जो था उसका नाम था पारस्वनाथ। क्या नाम था? पारस्वनाथ, जो कि क्या था, तो 23वें नंबर का तीर्थंकर था जैन धर्म का। फिर यहां पर प्रश्न बनता है कि पहले नंबर का कौन था भाई, तो पहले नंबर का अगर पूछ लिया जाए तो आप कहोगे सर अजितनाथ जो था यह पहले नंबर का तीर्थंकर था। इस चीज को याद रखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है, सॉरी क्या कहते हैं, अजितनाथ नहीं, ऋषभदेव। कौन भाई साहब? ऋषभदेव जो थे वह पहले नंबर का तीर्थंकर थे। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। पहले नंबर का तीर्थंकर आपका ऋषभदेव था और अजितनाथ जो था भाई साहब ये आपका दूसरे नंबर का, कैवें नंबर का, दूसरे नंबर का तीर्थंकर आपका अजितनाथ था। इस चीज को याद रखेंगे। एक इंपॉर्टेंट याद रखिएगा जो कि आपसे पूछा जाता है, 5वें नंबर का तीर्थंकर। क्या पूछा जाता है? 5वें नंबर का तीर्थंकर आपसे बार बार पूछ लिया जाता है। तो आप कहोगे सर 5वें नंबर का जो तीर्थंकर था जिसका नाम था सुमतिनाथ। क्या नाम था? सुमतिनाथ, जो कि 5वें नंबर का तीर्थंकर था। इस चीज को आपको याद रखना है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न आपके पक्के यहां से। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। आपका अगला प्रश्न क्या कहता है? आपका अगला प्रश्न कहता है कि गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के को जारी किया था? तो गुप्त वंश कौन सा वंश है? गुप्त वंश की बात कर लिया जाए तो सबसे पहले जो है चांदी का सिक्का जो जारी किया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जारी किया गया था। अब देखो इस सिक्के का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए, सर सिक्के का नाम क्या था, तो सिक्के का नाम था रूपका। क्या नाम था उस सिक्के का जो कि चांदी का सिक्का जारी किया गया चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा, जिसका नाम क्या था? रूपका नाम था। अब यहां पर एक नाम है चंद्रगुप्त प्रथम। देखो भाई साहब आपको पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा जो है किस धातु का सिक्का जारी किया गया था, तो आप कहोगे सर इसके द्वारा जो है सोने का सिक्का जारी किया गया था। वहीं पर अगर मैं बात करूं समुद्रगुप्त की, किसकी बात करूं? समुद्रगुप्त की मैं बात करूं तो कहोगे सर समुद्रगुप्त के द्वारा जो है किस प्रकार का सिक्का जारी किया गया था, तो किस धातु से बने, तो तांबे धातु से बने सिक्के जो है किसके द्वारा जारी किया गया था, तो समुद्रगुप्त। ये सभी के सभी जो है गुप्त वंश के शासक है। किसके शासक है? गुप्त वंश के शासक है। आपसे पूछा जा सकता है, इस चीज को याद रखिएगा, गुप्त वंश का जो शासक है समुद्रगुप्त, जिसके द्वारा तांबे का सिक्का क्या किया गया, तो जारी किया गया। आप फटाफट से कमेंट करके हमें बता दीजिए कि गुप्त वंश का जो शासक था, ठीक है, गुप्त वंश का जो है, गुप्त वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? कमेंट करके बताइए फटाफट से। गुप्त वंश का संस्थापक जो है ये किसे कहा जाता है? फटाफट से आपको कमेंट करके बताना है। आगे अगर मैं बात करूं, देखिएगा अगला प्रश्न आपका बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और याद रखिएगा यहां से जो प्रश्न मैं आपको नोट कराने वाला हूं, यहां से भी एक प्रश्न आपके पक्के पूछे जाएंगे, चाहे वो जो भी प्रश्न पूछा जाए। देखिए अगर मैं बात करता हूं, प्रश्न जो कहता है कि नालंदा बिहार का संस्थापक, तो देखिए नालंदा बिहार की संस्थापक के बारे में जो आपसे पूछा जा रहा है, तो आप कहोगे सर इसके संस्थापक जो माने जाते हैं वह कुमारगुप्त प्रथम को माना जाता है। किसको माना जाता है? कुमारगुप्त प्रथम को नालंदा बिहार का संस्थापक माना जाता है। अब देखिए यहां से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक किसको कहा जाता है, तो भी आप कहोगे सर कुमारगुप्त प्रथम को ही नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कहा जाता है। और नालंदा विश्वविद्यालय है कहां पर, तो आप कहोगे नालंदा विश्वविद्यालय जो है आपका नालंदा में है। कहां पर है सर? नालंदा में है। और देखिए नालंदा में आपका ये जो विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय, इस विश्वविद्यालय की अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे सर यह जो विश्वविद्यालय है यह विश्व का दूसरा नंबर का विश्वविद्यालय है। विश्व का क्या? तो विश्व का दूसरे नंबर का विश्वविद्यालय अगर आपसे कोई पूछा जाए तो कहोगे सर विश्व का दूसरे नंबर का जो विश्वविद्यालय है यह जो है आपका नालंदा विश्वविद्यालय है। अब यहां पर बात आ गई दूसरा, तो भाई पहला कौन? तो पहले की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं? पहले की अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे सर विश्व का जो पहला विश्वविद्यालय था जिसका नाम था तक्षशिला विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय? तक्षशिला विश्वविद्यालय। और यह तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है, चलिए आप फटाफट से कमेंट करके बताइए कि तक्षशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना होती है यह कब होता है। और देखिए ध्यान दीजिएगा कि यह तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है यह कहां पर अवस्थित है, तो आपको एक नाम याद रखना है, रावलपिंडी। क्या याद रखना है? पाकिस्तान के रावलपिंडी से, पाकिस्तान के रावलपिंडी से भाई साहब 22 मील की दूरी पर, 22 मील की दूरी पर उत्तर पश्चिम दिशा में जो है भाई साहब आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। अब तो यह खंडहर है, अब खंडहर के रूप में अवस्थित है। ठीक है, आगे मैं अगर बात करूं, देखिए यहां पर विश्वविद्यालय की बात हो रही है तो क्यों ना मैं आपको अपने विश्वविद्यालय के बारे में बता दूं। कहने का मतलब मिथिला विश्वविद्यालय के बारे में बता दूं, क्योंकि प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। अगर मैं बात करता हूं कि मिथिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना है
मिथिला विश्वविद्यालय की, तो आप कहोगे सर मिथिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना है ये कब होता है, तो 1972 ईस्वी में होता है। कितने ईस्वी में? 1972 ईस्वी में। डेट क्या थी, तो डेट याद रखिएगा 5 अगस्त। क्या याद रखिएगा? 5 अगस्त 1972 ईस्वी को जो है मिथिला विश्वविद्यालय की क्या होती है, स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो आप कहोगे सर इसका मुख्यालय तो हम सभी लोग जानते हैं दरभंगा में है। कहाँ पर है इसका मुख्यालय, तो सर हम सभी लोग जानते हैं कि इसका मुख्यालय दरभंगा में है। अब आइए बात करते हैं, यहाँ से अगर आगे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। एक और विश्वविद्यालय के बारे में जान लेते हैं जो कि आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। कौन सा विश्वविद्यालय है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जहां से भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की अगर बात कर लिया जाए तो इसकी स्थापना किसके द्वारा किया जाता है, तो राजा धर्मपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राजा धर्मपाल के द्वारा क्या किया जाता है, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी जाती है। आपसे पूछा जाए कि ये जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है कहाँ पर अवस्थित है, तो आप कहोगे सर आपका जो ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ना, यह भागलपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भागलपुर में जो है आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय अवस्थित है। ये सारे प्रश्न आपको याद रखने हैं। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। आपका अगला प्रश्न क्या कहता है? आपका अगला प्रश्न है कि वर्धन वंश, क्या कहता है, वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? तो वर्धन वंश की अगर मैं बात करूं तो वर्धन वंश का संस्थापक माना जाता है किसे, तो वर्धन वंश का संस्थापक क्या कहते हैं, तो ये भाई साहब आपका पुष्यभूति हो गया। क्या हो गया? पुष्यभूति को क्या माना जाता है, तो पुष्यभूति को वर्धन वंश का संस्थापक माना जाता है। अब हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर देखिए वर्धन वंश कौन सा वंश है, वर्धन वंश का संस्थापक जो पुष्यभूति को माना जाता है, इसका वर्णन जो है किस पुस्तक में किया गया है, तो एक पुस्तक, प्यारा सा पुस्तक का नाम नोट करना, जिसका नाम है क्या, तो जिसका नाम है हर्ष चरित्र। क्या नाम है भाई साहब? हर्ष चरित्र पुस्तक में जो है, हर्ष चरित्र पुस्तक में किसका वर्णन किया गया है, तो वर्धन वंश के शासक जो है किसको बताया गया है, तो भाई साहब ये बताया गया है पुष्यभूति को। वहीं पर मैं बात करूं इस हर्ष चरित्र की, तो भाई साहब हर्ष चरित्र के रचनाकार कौन माने जाते हैं, तो हर्ष चरित्र का रचनाकार जो है बाणभट्ट को माना जाता है। किसको माना जाता है? बाणभट्ट को क्या माना जाता है, तो हर्ष चरित्र का रचनाकार माना जाता है। फिर हम लोग आगे बात करेंगे। आगे देखिएगा आपका अगला प्रश्न क्या कहता है, तो आपका अगला प्रश्न यहां से बन जाता है कि निम्न तिथियों में हर्षवर्धन की जन्म तिथि क्या है। तो अगर मैं बात करूं हर्षवर्धन के जन्म की, तो आप कहोगे सर हर्षवर्धन का जन्म जो हुआ था ये कब हुआ था, तो आप याद रखोगे हर्षवर्धन का जन्म जो होता है ये 590 ईसा पूर्व में होता है। कब होता है? 590 ईसा पूर्व में जो है आपके हर्षवर्धन का जन्म होता है। यानी कि यहाँ पर जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर पूछ लिया जाए आपसे कि हर्षवर्धन का दूसरा नाम क्या है, तो आपको याद रखना है हर्षवर्धन का जो दूसरा नाम है, इसका दूसरा नाम है शिलादित्य। क्या नाम है भाई साहब? शिलादित्य के नाम से किसको जाना जाता है, तो हर्षवर्धन को जाना जाता है। इस चीज को आपको याद रखना है। एक नोट कीजिएगा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कौन सा अभिलेख, तो भाई साहब बांसखेड़ा अभिलेख। कौन सा अभिलेख? बांसखेड़ा अभिलेख के बारे में पूछा जाए आपसे कि बांसखेड़ा अभिलेख जो है यह किससे संबंधित है, तो आप कहोगे सर यह जो अभिलेख है यह हर्षवर्धन से संबंधित है। ऐसा क्यों? तो इसी बांसखेड़ा अभिलेख में किसका हस्ताक्षर मिलता है, तो भाई साहब हर्षवर्धन का जो है हस्ताक्षर मिलता है। हर्षवर्धन का क्या मिलता है? हस्ताक्षर कहां से मिलता है, तो बांसखेड़ा अभिलेख से मिलता है। आगे पूछ लिया जा सकता है आपसे कि हर्षवर्धन जो है यह कन्नौज का शासक कब बनता है। हर्षवर्धन की अगर बात कर लिया जाए तो यह कन्नौज का शासक जो है यह कब बनता है, तो आप कहोगे सर हर्षवर्धन के द्वारा जो है, हर्षवर्धन के द्वारा 606 ईस्वी में, 606 ईसा पूर्व में जो है कहां पर शासन किया जाता है, तो कन्नौज पर शासन किया जाता है। ये सारे प्रश्न आपको याद रखने हैं। आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखो अगला प्रश्न है आपका कि सिंध पर आक्रमण करने के समय जो है हज्जात की बात किया जाए तो वह कहां का गवर्नर था, तो हज्जात भाई साहब जो है, यह हज्जात भाई साहब जिस समय सिंध पर आक्रमण होती है उस समय इराक का गवर्नर होता है। कहां का गवर्नर होता है? इराक का गवर्नर होता है। अब देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि सिंध का जो पहला गवर्नर था, क्या पूछा जा सकता है आपसे कि सिंध का जो पहला गवर्नर था, सिंध का पहला गवर्नर कौन था, तो आप कहोगे सर सिंध का जो पहला गवर्नर था जिसका नाम क्या था, तो चार्ल्स नेपियर। क्या नाम था भाई साहब? चार्ल्स नेपियर, जो कि क्या था, तो चार्ल्स नेपियर सिंध का पहला गवर्नर था। आगे बात करेंगे। आपसे अगर पूछा जा सकता है यहां से कि किस गवर्नर जनरल के समय, इस चीज को याद रखिएगा क्योंकि पूछा आ सकता है, किस गवर्नर जनरल के समय, किस गवर्नर जनरल के दौरान जो है सिंध पर कब्जा किया गया था, तो आपको याद रखना है वह गवर्नर जनरल कौन था। उस समय जो गवर्नर जनरल था जिसका नाम था एलन बोरी। क्या नाम था? लॉर्ड एलन बोरी। ठीक है, इस चीज को याद रखोगे, लॉर्ड एलन बोरी। लॉर्ड एलन बोरी जो कि क्या था, गवर्नर जनरल था और जिसके शासनकाल में क्या हुआ था, तो सिंध पर कब्जा किया गया था। चलिए आगे बात करेंगे। आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो अगला नंबर क्वेश्चन से आपका कि इल्तुतमिश दिल्ली पर
ठीक है। इल्तुतमिश जो है दिल्ली की गद्दी पर कब कब्जा करता है या कब बैठता है? तो इल्तुतमिश की अगर बात करूं तो यह दिल्ली का जो शासक था यह कब से कब तक, तो 1211 से क्या होता है, तो यह गद्दी पर बैठता है और 1211 से लेकर 1236 ईसा पूर्व तक, 1236 ईसा पूर्व तक जो है भाई साहब दिल्ली सल्तनत का शासक कौन होता है, तो इल्तुतमिश होता है। ठीक है। इल्तुतमिश की अगर मैं बात करूं तो इल्तुतमिश किस वंश के शासक थे, तो भाई साहब गुलाम वंश के शासक थे। अब देखो फिर से यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। गुलाम वंश की अगर बात करूं तो आपसे पूछा जा सकता है, बताइए कि गुलाम वंश का जो संस्थापक है, क्या पूछा जा सकता है आपसे कि गुलाम वंश का जो संस्थापक है ये किसे माना जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या माना जाता है, तो गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। इस वंश की स्थापना ऐबक के द्वारा 1206 ईस्वी में होता है। कितने ईस्वी में होता है, 1206 ईस्वी में होता है। और ऐबक जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक जो है भाई साहब 1210 ईस्वी तक गद्दी पर रहता है। जिससे देखिए इल्तुतमिश की अगर बात कर लिया जाए तो इल्तुतमिश जो है भाई साहब यह ऐबक का क्या था, ऐबक का दामाद था। क्या था, ऐबक का दामाद था। और ऐबक के बाद जो है भाई साहब दिल्ली के शासक कौन बनते हैं, तो इल्तुतमिश बनता है, जो कि आपका 1211 से लेकर 1236 तक जो है शासक रहता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो आप कहोगे सर दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक है वह किसको कहा जाता है, इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जो है यह इल्तुतमिश को कहा जाता है। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। ये दो चीजें आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए यहां से एक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जिसे आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि गुलामों का गुलाम जो है ये किसे कहते हैं, ये चीजें आपको याद रखना है। पूछा आ सकता है कि गुलामों का गुलाम जो है, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, तो गुलामों का गुलाम जो है भाई साहब ये आपको इल्तुतमिश को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, गुलामों का गुलाम आपका इल्तुतमिश, जिसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि गुलाम वंश का अंतिम शासक, क्या पूछ लिया जा सकता है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आप कहोगे सर मोहम्मद काकाबाद जो था, मोहम्मद काकाबाद जो कि कौन था, तो गुलाम वंश का अंतिम शासक था, जिसकी शासन काल कब से कब तक थी, तो आप कहोगे सर इसका शासनकाल 1266 से लेकर 1287 ईसा पूर्व तक था। कब तक, तो 1266 से 1287 ईसा पूर्व तक काकाबाद का क्या था, तो शासनकाल था, जो कि गुलाम वंश का अंतिम शासक था। ठीक है। ये सारे प्रश्न आपको अच्छे से याद रखने हैं। आगे बात करेंगे भाई साहब, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। देखो अगला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। कौन सा साम्राज्य पूछा जा रहा है, मौर्य साम्राज्य। तो देखो ध्यान दो, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक जो था वह था भाई साहब बृहद्रथ। कौन था, बृहद्रथ, जो कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था, जिसकी शासनकाल कब से कब तक मानी जाती है, तो 187 ईसा पूर्व से लेकर जो है भाई साहब 180 ईसा पूर्व तक जो है इसका शासनकाल माना जाता है। इस चीज को आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं हम लोग मौर्य साम्राज्य की। तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो सर मौर्य साम्राज्य जो है जिसका संस्थापक की अगर मैं बात करूं तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक जो कहा जाता है ये किसको कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। मौर्य की शासनकाल जो है, ठीक है भाई साहब, मौर्य के द्वारा जो है इसकी स्थापना कब किया जाता है, तो 322 ईसा पूर्व में किया जाता है। कब किया जाता है, 322 ईसा पूर्व में मौर्य ने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी। आगे बात करेंगे, आपका अगला प्रश्न क्या कहता है, देखोगे अगला प्रश्न आपका कहता है कि दिल्ली सल्तनत, क्या कहता है कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था। तो आप कहोगे दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है, तो भाई साहब दिल्ली सल्तनत जो है जिसका पहला जो है सुल्तान कौन था, तो भाई साहब कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। आगे बात करेंगे, आपसे यहां पर पूछा जा सकता है कि बताइए दिल्ली सल्तनत का पहली और आखिरी, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का पहली और आखिरी महिला शासिका कौन थी। तो आप कहोगे सर दिल्ली सल्तनत का पहली और आखिरी महिला शासिका जो थी जिसका नाम था रजिया सुल्तान। क्या नाम था, रजिया सुल्तान, जो कि पहली और आखिरी महिला शासिका थी, या फिर कहा जाए तो पहली और आखिरी मुस्लिम महिला शासिका थी। इस चीज को आपको याद रखना है, रजिया सुल्तान। आगे बात करेंगे, आपका अगला प्रश्न क्या कहता है, तो आपका अगला प्रश्न यहां से बन जाता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि प्रथम सुल्तान जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है, तो वैसा वह कौन सा दिल्ली का सुल्तान था जिसने दिल्ली को क्या किया था, तो दिल्ली को क्या कहते हैं, तो अपना राजधानी बनाया था। तो वह सुल्तान जिसका नाम था इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश को ही क्या कहा जाता है, तो दिल्ली का संस्थापक भी कहा जाता है। इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है, तो दिल्ली का संस्थापक कहा जाता है। और इन्होंने क्या किया, तो अपनी राजधानी कहां बनाई, तो दिल्ली में बनाई थी। इस चीज को आपको याद रखना है।
है। चलिए आगे बात करेंगे, आपका अगला प्रश्न क्या कहता है। तो अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपका जो कि 15 नंबर कहता है, क्वेश्चन है कि सेना में किसने दाग और चेहरा नीति को लागू किया था। तो दाग और चेहरा नीति की अगर बात करें तो भाई साहब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा यह नीति लाया गया था। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा यह नीति लाया गया। और अलाउद्दीन खिलजी की मैं अगर बात करूं तो यह खिलजी वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? खिलजी वंश का शासक था। और खिलजी वंश के संस्थापक के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप कहोगे सर खिलजी वंश का संस्थापक जो था, जिसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। क्या नाम था? जलालुद्दीन खिलजी, जो कि क्या था? तो खिलजी वंश का संस्थापक था। चलिए आप फटाफट से कमेंट करके बताइए कि जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना जो है यह कब करी थी। चलिए आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न क्या कहता है। आपका अगला नंबर प्रश्न कहता है कि दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली के किस सुल्तान ने राजा के दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत पर जोर दिया था। तो दिल्ली का वो कौन सुल्तान था? सुल्तान का नाम याद रखिएगा, बलबन एक ऐसा सुल्तान था जिसने क्या किया, तो राजा के दैवीय सिद्धांत में ज्यादा विश्वास दिखाया और इस सिद्धांत पर ज्यादा जोर दिया था। एक इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, बलबन का राजत्व सिद्धांत। ठीक है, बलबन का राजत्व सिद्धांत आपको जरूर याद रखना है। राजत्व सिद्धांत की अगर बात कर लिया जाए तो राजत्व सिद्धांत इनका काफी फेमस है, बलबन का। ठीक है, जिसमें इनके द्वारा जो है रक्त और लौह की नीति अपनाई गई थी। रक्त एवं लौह की नीति, इस चीज को याद रखिएगा, रक्त एवं लौह की नीति किसके द्वारा? तो भाई साहब बलबन के द्वारा अपनाया गया था। चलिए आगे बात करेंगे, आपका अगला प्रश्न क्या कहता है। तो 17 नंबर क्वेश्चन में कहा रहा है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर की स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक ने नहीं किया है। तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 4 नगरों की स्थापना की गई थी। कितने नगरों की? 4 नगर इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। पहला तो आपका फिरोजाबाद का, इसके बाद हिसार का, इसके बाद जौनपुर का। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है इसके द्वारा स्थापित किया गया था। एक जो है मेरठ, जिसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा नहीं किया गया था। तुगलक की बात किया जाए, फिरोज शाह तुगलक की, तो यह तुगलक वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? तुगलक वंश का शासक था। आपसे पूछ लिया जाएगा, चलिए आप फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए कि तुगलक वंश का संस्थापक जो है ये किसे कहा जाता है। तुगलक वंश का संस्थापक जो है किसे कहा जाता है और तुगलक वंश की स्थापना जो है ये कब करी जाती है, इसकी स्थापना जो है कब करी जाती है। आगे बात करेंगे हम लोग। 18 नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रश्न कहता है खिलजी वंश का संस्थापक। तो मैंने आपको पहले भी बताया खिलजी वंश किसके द्वारा, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा क्या किया गया था, इसकी स्थापना करी गई थी। आगे हम लोग देखेंगे आपका 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। इंपोर्टेंट, बेहद ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और नोट करिएगा। कहता है कि किस कवि को जो है भारत के तोता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तोताए हिंद कहे या फिर भारत का तोता कहे, तो तोताए हिंद या भारत का तोता किसको जाना जाता है, तो अमीर खुसरो को तोताए हिंद के नाम से या फिर भारत के तोता के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बात करेंगे, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो लास्ट क्वेश्चन आज के इस क्लास का कहता है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर क्या लगाया था, तो जजिया कर लगाया था। तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला सुल्तान कौन था भाई साहब, आपका फिरोज शाह तुगलक था। कौन था? फिरोज शाह तुगलक, जिसके द्वारा क्या किया गया, तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया गया था। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर आपका जो है 20 प्रश्न आज के इस क्लास में मैंने आपको डिस्कस करके बताया है, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस प्रश्न से आपको देखने को मिलेगा कि 4 से 5 क्वेश्चन जो है सीधे सीधे आपके पेपर में निश्चित ही छप जाएगा आज के इस क्लास से। तो आप लोग इस क्लास को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। 2 से 3 बार आप सभी प्रश्नों को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, ताकि आपके पेपर में जैसे ही क्वेश्चन आए आप बड़ी सरलता के साथ क्वेश्चंस को हल कर सको। क्लासेस अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक नहीं किया हो अभी तक तो लाइक कर दो यार। ठीक है, हर एक लाइक मुझे मोटिवेट करती है और उतनी ही ज़्यादा एनर्जेटिक क्लास में आपको प्रोवाइड कर पाऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है, शेयर करना तो मत भूलना, क्योंकि शेयर जितना करोगे हर स्टूडेंट के पास क्लासेस को पहुँचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितना शेयर करोगे उतना ज़्यादा मजा आएगा, जितने ज़्यादा मेंबर्स रहेंगे उतने ज़्यादा तहलका मचेगी। ठीक है, विशेष मिलेंगे आप लोगों के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।